नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अपनी सीरीज जो चला रखे हैं यूपीएससी के जो इतने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, हम उसकी सीरीज चला रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि उसमें काफ़ी अच्छा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं इसको कभी बंद नहीं करूँगा। जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, एक तो जनरल एनालिसिस करते हैं हम, राइट। अभी चल ही रहा है। और इसके साथ मेरा प्रोग्राम ये है कि एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक का, ठीक है, उसमें जो है कि आपके साथ मैं लेक्चर डिस्कस करूं। सपोज करिए कि मैं जो आज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं है। मैटर बस इतना है दोस्तों कि जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सिलेबस से, उन सभी को हमें डिस्कस करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि लोगों से अगर पूछा जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें या यूपीएससी के एस्पिरेंट। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि यूपीएससी एक से ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बट अगर हो सकता है कि आप इंटर किया हो, अपने बस एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या फिर एससीआरए का एग्जाम आता है, दैट्स ऑल। आप हो सकता है ग्रेजुएशन कर लिए हो, बीए का एग्जाम दे रहे हो, बीए पास कर रखे हो आर्ट्स से, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, टीडीएस का दे रहे हो, सीएफ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, स्टैटिक सर्विस का तो नहीं दे रहे हो ना। दैट्स वाई अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई आप क्या करते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो आप सीधे कहिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेंटर प्लस स्टेट एज वेल। तो आप इतना कह देंगे तो वो अगर समझदार है तब तो ठीक है। अगर आप कम पढ़े लिखे, या फिर कम पढ़े लिखे से अच्छा होता है एकदम ना पढ़ा लिखा। अगर आप एकदम अनपढ़ से बात कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है, या फिर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, कहते हैं अधजल गगरी छलकत जा, तो इनमें क्या होता है, हाफ नॉलेज वाले होते हैं। और वो भी हाफ नॉलेज जो है कि सोशल मीडिया और जो है कि बोल सकते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी एंड यूट्यूब यूनिवर्सिटी से जो कि नॉलेज वो लेते हैं, तो उनसे आप बचिए। तो यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है उसकी आईएएस का, और यूपीएससी अदर एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर फिल्टर करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने कई लेक्चर डिस्कस कर लिया, ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। जो सीआईएसएफ एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर जो बिल्डिंग होती है इनसाइड इंडिया, उसको प्रोटेक्ट करती है। बट ये भी एक न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो बनी है, उसके लिए भी सिक्योरिटी का जो हैंड ओवर सीआईएसएफ को किया गया है। तो उसका असिस्टेंट कमांडर एक्स एलडीसी का जो 2024 का पेपर हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन सा जो है कि जीएस का पेपर हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दरअसल देखिए, हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री कमजोर है, हमारी इतिहास कमजोर है, का मतलब हमारा बैकग्राउंड का इतिहास नहीं, सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट पे उतनी कमांड बढ़िया ना। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा उसको बेस्ट करने का। बाकी अदर सेक्शन जो है आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि देखिए हम कैसे डिस्कस करते हैं। हम मान लीजिए आईएएस का जो कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। तो एक दो तरीका होता है इसमें। पहले हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ये किस सेक्शन से एंड किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज़्यादा और किस नेचर के पूछे गए हैं। दूसरा होगा जब हम डिस्कस करेंगे डीप एनालिसिस या फिर डिस्कशन, या डीप डिस्कशन हम करेंगे सोल्यूशन के साथ, डिस्कशन एंड सोल्यूशन, या फिर ऐसे कह सकते हो डिस्कशन विद सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा या लेक्चर नंबर 1 होगा, एक ही पेपर के। और जो लेक्चर डिस्कशन एंड सोल्यूशन के साथ एक ही क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि 4 या 5 जो है कि आपको लेक्चर मिल जाए, क्वेश्चन रहेगा, फिर उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल आपको मैं कुछ इस तरह से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सभी लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जिसको भारत का संविधान बोलते हैं, भारत का संविधान, संविधान, ठीक है, संविधान सभी लोग जानते हैं। सपोज करिए इसमें आर्टिकल क्या हम बात करेंगे, जो भी आर्टिकल CISF 2024 का, CISF 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप का 150 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हम देखेंगे कितने आर्टिकल से सवाल पूछे गए। एग्जाम्पल के लिए जैसे पूछा 14, 20, 14, 20, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
29, 30, 32 ऐसे सब क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लेक्चर अलग से लेंगे पॉलिटी क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द CIS सब के करके हम इसको जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दरअसल जो CIS सब का जो पेपर बस एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये सेक्शन सब्जेक्ट एंड टॉपिक कहाँ से कैसे जो कि सवाल पूछा गया है, कितना आया हुआ है सवाल को लेके। तो अब देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देखिए कई क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनको जो कि डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको ना, ओके ओके ओके, ठीक है, अब हमारे लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए दरअसल ये मेटेलिक फेरल के बारे में पूछा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेटल के बारे में पूछा क्या, फॉर ईच मटेरियल। तो अब आपको देखिए इसमें से पहली बात तो पता होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी में पूरे लाइन टू लाइन दे रखा है। तो इसमें आपको जनरली ये क्या करना है, मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनका नॉन फेरोमैटिक मटेरियल कौन सा है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कुछ मैथ उसके दिए गए हैं अलग से, तो लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल स्टडी जीएस की हम बात कर रहे हैं कि जीएस का हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे पूछा है, इकोटोन के बारे में पूछा हुआ है सीएसएफ की क्वेश्चन 2024 में। तो अब इसमें पूछा कि मीनिंग ऑफ द इकोटोन क्या होता है। देखिए जब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को पूछते हैं 2014 के बाद, दोस्तों 2014 के बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया कि आप बिलीव नहीं कर सकते। नॉन इंडियन फॉरेस्ट्री एग्जाम जो होते हैं उनमें भी एकदम अंधाधुंध इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है। ऐसा क्यों पूछा जाता है, हर व्यक्ति को अपने अराउंड हैपनिंग समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पता होना चाहिए। सपोज करिए हमें नहीं पता है कि नीम का पेड़, पीपल का पेड़ हमारे जीवन के लिए किस लिए महत्व रखता है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हमें इस बात का अंदाजा और अगर हमें पता है तो हम जो जंगल हैं पेड़ पौधे उनको एकदम प्रोटेक्ट करेंगे। उनके डुअल बेनिफिट में डुअल बेनिफिट मिलता है, एक तो मिलता है, डुअल नहीं 3-4-5 मिलता है। कैसे, पहली बात तो हमारे घर के पास होते हैं तो हमारे घर का व्यू जो होता है अच्छा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है अगर मान लीजिए आम का पेड़ लगा दिया, सीजन में आपको आम खरीदने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, आम का पेड़ बूढ़ा हो गया, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अब फल नहीं दे रहा है, बस छाया भी नहीं दे रहा, बस खड़ा है डंडे खंबे की तरह, उसको कट करके आम का पेड़ की लकड़ी आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल दे रहा, आपको छाया देता है। तो इस वजह से हमें अपने बारे में पता। यहाँ पे पूछ रहा इकोटोन का मतलब क्या होता है, इकोटोन नीच, प्रेडेटर, ये सभी जो इकोलॉजिकल टर्म है। जिस तरह से इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी, ज्योग्राफी में टर्मिनोलॉजी होती, वैसे भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट इकोटोन का मतलब ही होता है। इकोटोन, जब दो चीज को लड़ाई तब एक आवाज निकलती है, क्या निकलती है, टोन होता है, ठीक है। जब हमारी जीभ अपने तलवे से जो तंग करती है तो क्या होता है, तो आवाज निकलती है। जीभ काट दीजिए, देखिए आवाज निकलेगी नहीं, गूंगा होता है जो। तो अब क्या ऐसा देखिए कि ऐसा हमें कहीं दिख रहा है कि जहां पे ऐसा दो तरह के मिलता हो, जैसे मान लीजिए डाइवर्सिफाई, ट्रांजिशनल, ट्रांसपेरेंट एंड स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब पूरा खड़ा है, तो भाई आप मुंह बंद कर लीजिए, आवाज आएगी नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है कि भाई पारदर्शिता, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, डाइवर्सिफाई मल्टीपल, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो आपको इसमें अंदाजा लगाना कि सबका मतलब क्या होता है। दरअसल इकोटोन का मतलब ये होता है दोस्तों, दो तरह की बायोडाइवर्सिटी जहां पे मिलती है, जैसे लैंड टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओशियन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पे क्या होती है, उस एरिया क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए डेजर्ट का मिल रहा है, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट मिला, वहां पे क्या होगा, दो तरह की डाइवर्सिटी मिल रही। तो एक ट्रांजिशन फेस होता है, डेजर्ट से आप जो है कि यहाँ से क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, उस मरुस्थल से आप जंगल की तरफ जा रहे हो, तो एक बहुत ही जटिल होता है, तो उसको आप ट्रांजिशन के रूप में बोल सकते हैं, एक से दूसरे में जा रहे हो, डाइवर्स पा रहे हो, डाइवर्सिटी। तो अब देखिए डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम या फिर इसको ट्रांजिशनल बोल सकते हो। तो अब देखिए इकोटोन का मतलब हम बताते हैं, दो तरह की जहां पे इकोलॉजी इन्वायरमेंट मिलता है या इकोसिस्टम मिलता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं।
इज दैट क्लियर? अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टेम सेल के बारे में पूछा। स्टेम सेल हर बच्चे को पता होना चाहिए। आप अगर बायोलॉजी के 12th एनसीईआरटी देखेंगे, स्टेम सेल के लिए अलग से जो है कि आपका टॉपिक चैप्टर जो कि बड़े अच्छे से दे रखा है, जिसको बायो टेक्नोलॉजी के रूप से याद करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से जो कि बायोटेक जिसको बोलते हैं, उससे आप ग्रेजुएशन भी करते हैं बहुत से लोग। तो स्टेम सेल के बारे में पूछा है, तो स्टेम सेल के बारे में क्या होता है? पहली बात, सपोज करिए पेन है, इसका एक कहीं से छोटा सा पार्ट निकाल करके हम उसको लेबोरेटरी में डेवलप करेंगे। ये तो पेन है ही, एक और पेड़ डेवलप हो गई। जैसे शहतूत का पेड़ होता है, ठीक है, गुलाब का पेड़ होता है, क्या होता है, उसका एक टल्ली काट करके हम लगाते हैं। तो स्टेम सेल होती है। और ये ह्यूमन के बारे में बात कर रही है कि ह्यूमन का कहीं से ले लीजिए एक, ठीक है, और उसको फिर लेबोरेटरी में करिए, एक नया श्याम पैदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बात करें स्टेम सेल के बारे में बात करें, तो इसमें कौन शुरू किया, कैसे किया, दैट्स योर जॉब। जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे आपको लेके। फिर आगे क्या, विच आर द फॉलोइंग कंटामिनेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द हाउस होल्ड कॉज कल्चरल यूट्रिफिकेशन। सवाल सॉल्व करने से पहले आपको ये यूट्रिफिकेशन का मतलब पता होना है। यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कंसेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूशन एट एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक बायोम, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि जो इंडस्ट्री होती हैं और घर से जो गंदा पानी जो भी डिस्चार्ज होता है और वो जाता है किसी जगह, तो वो समझिए कौन कौन सा निकलता है। क्लोराइन, क्लोरीन, एडिड, मरकरी। मरकरी कहाँ से होगी सर, देख रहे हो, नाइट्रस, फॉस्फोट, फॉस्फोट एंड अमोनिया। तो ये आपको करना। तो सबसे पहले यूट्रिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए कि यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूशन एट द पर्टिकुलर एक्वेटिक बायोम्स। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, अरेंज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर ओवर द प्लांट कॉल। बात समझ रहे हो? अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर ओवर द प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बात समझ रहे हो? ये हालांकि प्योर प्योर जो कि आपका फॉरेस्ट्री का, इसके लिए परेशान ना आइएगा, हम डिस्कस करेंगे जरूर। लाइकेन, ये क्या करता है, सिम्बोइक, सिम्बायोटिक है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके, एल्गी एंड द फंगी। बात समझ रहे हो? तो इसके बारे में पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहा है एल्गी कंपोनेंट प्रेजेंट है। लाइकेन बेस्ट नो क्या बोलते हैं, सिम्बोलिक, प्रियोटिस, सिम्बोटिक, फटोटिक। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये बता देते हैं। सपोज करिए आप एकदम, होता क्या है ना, इसको रिलेशनशिप जैसा होता है। रिलेशनशिप से समझिएगा, आप किसी के साथ होते हो, उसका नुकसान नहीं लेकिन आपका कुछ ना कुछ फायदा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप भी व्यक्ति के साथ हो, उसका भी घाटा है, तुम्हारा भी घाटा है। बात समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, कंपटीशन। सीए सेंटर दिल्ली खोल गई, बगल में सीए सेंटर एक और करके खुल गई, कंपटीशन होगा ना, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। फिर उसके बाद बी व्यक्ति के साथ आप लग गए, आपको कोई फायदा नहीं लेकिन उसको फायदा है। फिर बी के साथ लग गए, ना उसको घाटा है ना आपको घाटा है, विन विन सिचुएशन। तो अब ये कह रहा है कि जब लाइकेन एल्गी और फंगस के साथ डेवलप होता है, तो एक कौन सा होता है, सायम्बुक होता है, सेम्बोएट होता है, या फाइकोम्बिन होता है, मायोब्यून होता है। तो अब इसको आपको कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है। ये सब बायोलॉजी की, जब आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लास्ट चैप्टर में इकोलॉजी इन्वायरमेंट का दिया बेस्ट तरीके से। अब हम आगे आते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रूट्स फॉर्मेशन ऑफ द लॉचिम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा आया, 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, प्रोसेस ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमन बाय द सम मैक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस इज नो। बात समझ रहे हो? अब देखिए, यूट्रिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, होमिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। हमने कहा था यूट्रिफिकेशन के बारे में क्या बोला था। अब फिर से क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमन हमने ह्यूमन बोल दिया था, ह्यूमस, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ह्यूमस
बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। अब क्या बोलते हैं इसको, मिनरलाइजेशन बोलते हैं या क्या होमिफिकेशन क्या बोलते हैं। सपोज करिए आप अपने खेत में कैटल्स के गोबर फेंकते हैं, बात समझ गए, तो कुछ ऐसे वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उस मिट्टी को, उस गोबर को उस मिट्टी में पूरी तरह से क्या करते, मिक्स कर देते। ये तो गांव वाले ही समझेंगे, शहर वाले तो समझेंगे नहीं। तो यही एक बड़ा फायदा होता है गांव वालों के लिए, जब गांव का लड़का पढ़ने जाता है दिल्ली, ठीक है, तो उसको पता है, बट उसको एक ही चीज नहीं पता है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जंगल में जाते हैं गाय भैंस लेकर के उसको चराने के लिए, पीछे पीछे एक चिड़िया उड़ती है, बात समझ गए, या भैंस लेके जा रहे हो, कभी कभी देखेंगे उसके पीठ पे एक मैना बैठ जाती है। तो वो क्यों बैठती है, उसको शौक है क्या, उड़ नहीं पाती है, भैंस की सवारी कर रही है, नहीं, वो क्या करती है, जो भैंस के शरीर में जू होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जू ही बोलते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें, तो वो उनको चुंगती है। तो उससे क्या होता है, दोनों को फायदा हो रहा है। मैना चिड़िया को क्या हो रहा है, फूड मिल रहा है। मैना अलग होता है, कौवा अलग होता है, ठीक है, तो वो क्या है, कौवा या मैना जो भी है, उसका पेट भर रहा है। जो भैंस है उसका क्या हो रहा है, उसका तो जो बैक्टीरिया वो निकल रहे हैं ना, तो दोनों को ये फायदा है। तो वैसे ही जब आप खेत में गोबर का फर्टिलाइजर मतलब कुछ डालते हैं, जो कीड़े मकोड़े उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको क्या होता है दोस्तों, उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। यही तो पूछ रहा है ना ये, बात समझ गए। खेत की उर्वर गांव में क्यों भारत सरकार जो कि कह रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाइए आप, क्या उसको मतलब शौक लगी है क्या, नहीं, उसको इसलिए कह रही है कि हमारे इंडिया में कैटल विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनका जो वेस्ट होता है किस लिए यूज करेंगे, क्या हम ईंधन के रूप में यूज करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गैस, वो अलग बात है कितने लोग जलाते हैं। तो भैया वो कह रहे हैं गोबर का खेत में आप यूज करिए, कंपोस्ट बनाइए, उसको सड़ाइए, फिर खेत में करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। पहली बार हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जब दूध का दही बनना, पानी का बर्फ बनना, इन दोनों में से आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करिए, ये बताइए कि दूध का दही बनना, पानी का बर्फ बनना या बर्फ का पानी बनना, ये दोनों प्रोसेस में कौन केमिकल है, कौन फिजिकल प्रोसेस। अब आते हैं, पॉज करके जवाब दीजिएगा तब सोल्यूशन सुनिएगा। जिस चीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, दूध का दही बन जाना फिर दूध नहीं बनना, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, दैट इज रिवर्सिबल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बात समझ गए, पानी की बर्फ की इतनी बड़ी सिल्ली बन गई, उसको फिर बाहर रख दीजिए, बर्फ बन जाएगी। फिजिकल चेंज, भौतिक चेंज, शारीरिक बनावट। तो अब इसमें आपको देखना है क्या जो है कि फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग आइस, हालांकि मैंने तो एग्जांपल यही बता दिया, तो क्या बताइएगा। राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम, बात समझ रहे हैं, देखना है राइजोबियम क्या होता है। अब बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो हर्बिसाइड एंड माइक्रो हर्बिसाइड। अब राइजोबियम देखिए एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फर्टिलाइजर का यूज में होता है। इसके पास इतनी क्षमता होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर से जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको बिना किसी इफ बट किंतु परंतु से ऑब्जर्व करता है, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। अब आप कहेंगे कि हमें दिखेगा कैसे, तो आप अपने खेत में दाल की खेती करिएगा, और अरहर की दाल में मतलब अरहर की है, मूंग की, तूर की है, इसकी, तो उसका जब जड़ उखाड़ेंगे ना, तो हर दाल की खेत के पास में उतना बड़ा जड़ होता है, इतना बड़ा गोल सा होता है, तो उसी में राइजोबियम होता है। और उसके पास एक क्षमता होती है एटमॉस्फेयर से ऑटोमेटिक
नाइट्रोजन अब्जॉर्ब। कभी आपने सुना अरहर के खेत में, अरहर की जो खेती होती है उसमें फर्टिलाइजर यूज होता है? नहीं। मूंग की होती है और दूसरी दाल होती है, उसमें नहीं फर्टिलाइजर यूज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी की नाइट्रोजन को वो कर लेते हैं। अगर आप अपने खेत की उर्वरकता बढ़ाना चाहते हैं तो क्रॉप साइकिल बनाते रहिए। क्या कहते रहिए? क्रॉप साइकिल बनाते रहें। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। 14, solution, a solution has a pH value around 13.0, ये क्या होगा? दैट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, 0 से लेके 14 तक और बीच में 7 पीएच वैल्यू, न्यूट्रल होता है 7, बेसिक और एसिड होता है। ठीक है, बेस एंड एसिड होता है। तो आपको कहना कि अगर 13 है तो क्या होगा? हाई बेस होगा, हाई एसिड होगा, ठीक है, न्यूट्रल तो होगा नहीं। आप इसको देख लीजिए, बात समझ गए? तो आपको इसमें सोल्यूशन बनना, ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल है। 16, अब देखिए, अब ये पूछा गया है क्वेश्चन में 15, सिलिकॉन कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंटामिनेंट प्रॉपर्टी, ये अलग सवाल हो जाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंडस्केप। भाबर, भाबर, खादर, बांगर, ये सब ज्योग्राफिकल टर्म है। ये आपका नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होता है। जब रिवर निकलती हैं तो उनकी जो सॉयल की क्वालिटी होती है, टेक्सचर जो होते हैं, उनके आधार पे खादर भाबर बोलते हैं। खादर आप कहेंगे या तो भाबर लिखा है, भाबर। बांगर, बांगर है। आपको इसमें करना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको बेस्ट करना है तो पेरियार पब्लिकेशन की एक आती है इंडियन ज्योग्राफी, उसमें पढ़िए, बहुत अच्छे से दिया है सिस्टमेटिक तरीके से। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग द मैच, ये ऐसे सवाल जो कंपटीटर वास्तव में रियल होते हैं उनके लिए मज़ा आ जाता है, लेकिन जो नाम वाले होते हैं उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, सोल्यूशन क्या करेंगे। बात समझ गए? तो इस वजह से समझिए, ब्लिजार्ड, सॉइल इरोजन, सुनामी, लोकस्ट है क्या? ये कह रहा है कि नेचुरल डिजास्टर। देखिए डिजास्टर क्या होता है? नुकसान, ठीक है, आपदा। दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स किससे रिलेटेड है। जैसे ब्लिजार्ड, सॉइल इरोजन, सुनामी, किससे रिलेटेड है? सुनामी कहाँ आती है? जमीन में आती है कि पानी में आती है? समुद्र में आती है। तो अब यहाँ एक्वाटिक पानी तो नहीं दिया है, पानी को और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? बता देंगे तो फिर तो खतरनाक ही होगा। चलिए एक बता देते हैं। ब्लिजार्ड क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है? अब सूर्य, सॉइल कहाँ इरोजन? समुद्र में होगा, लैंड पे होगा। लैंड को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे और नाम? तो आप कहते हैं ना कि बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इतने में करेंगे ना, दो मैं बता दिया, सी का ए, सॉरी बी का 1 हो गया और सी का 4, बाकी देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने, देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ा है, ऐसा नहीं कि सो के उठा यूपीएससी के वेबसाइट पे गया, सवाल मिला फिर चल दिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। हम चलिए बता दें, लूनी, ब्यास, माही, साबरमती, जो भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कुछ बेसिक नॉलेज। इंडिया का 90% जो रिवर होती हैं वो आपका ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जिसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ठीक है, सभी बहती। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस रिवर होती हैं, आप समझ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंस रिवर है जो कि आपकी वेस्ट की तरफ
बहती, बस इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं बहती है। बनास को सोचिए, लूनी आपके गुजरात में है, साबरमती भी गुजरात में है, माही भी है। बनास सोचिए कहाँ की रिवर है ये, किसकी ट्रिब्यूटरी है। रिवर चंबल सुना है आपने, ठीक। बनास चंबल की है, और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की है। यमुना किसकी है, गंगा की है। तो ऐसे सवाल आपको करना है, मैप में जाइए, इसको आइडेंटिफाई करिए, मैं तो बता दिया। अब आप करिए, आप ये भी मत करिए कि अभी नहीं पता चला हमें कौन सी रिवर है, ठीक है। और दो बहुत फेमस रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, जिसको कहते हैं नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। तापी रिवर ये भ्रंश रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक से तीन निकलती है और तीन दिशा में जाती है। जब वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग द सिटी इन इंडिया इज लोकेटेड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ये गुरु, अब तो ये जान लेने वाला मतलब सवाल है। अगर आप मैप नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा भाई क्या। तो इससे पहले आप पूरे 28 जो स्टेट है ना और 8 यूनियन टेरिटरी कैपिटल याद कर लीजिए और उनको मैप में मार्क कर लीजिए। देखिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का होना चाहिए, गंगटोक सिक्किम, नैनीताल तो बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब श्री गंगानगर कहाँ पे है, बात समझ गए। हमें भी नहीं पता था, हमने भी देखा है, ऐसा मत सोचिए कि हमने देखा। ये आपका, सॉरी, राजस्थान की एकदम नॉर्थ में पड़ जाता है, पंजाब से बॉर्डर लगता है। और अब आप मैप में जाइए, इसको खोजिए, मैंने बता दिया। आप मार्क करिए कितना लैटिट्यूड है कितना लॉन्जिट्यूड है, कहाँ पे है, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में तो हो सकता है पूछ दे कि ईटानगर किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है, नैनीताल उत्तराखंड में है या कि जो कि हिमाचल प्रदेश में, पता ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से अलर्ट रहिए, सब ऑप्शंस को भी सॉल्व करना होता है, ना कि बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 20। अब ये देखिए कि एक कहानी दे जाती है यूपीएससी के द्वारा, कहते हैं कि नीरज चोपड़ा जवलाइन जो भाला फेंकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कौन सा खाना खाते हैं। तो भैया हमें क्या पता, क्योंकि उनके थाली में परोसने हम थोड़ी जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहा था, बस वो ये पूछना चाहता वो बिलोंग कहाँ से करते हैं। वैसे यहाँ पे आइए, एक फीचर दिया हुआ है, कह रहा है वेल ड्रेन, मतलब अच्छी तरह से पानी निकलने की व्यवस्था, रिच लोन कंटेंट, गुड डील मिनरल्स, टेम्परेचर 15 से लेके 28 सेंटीग्रेड होना चाहिए, रेनफॉल 15 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर है, अल्टीट्यूड ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर से लेके 1600 मीटर तक। अब इसमें बताना कि ये किसका फीचर, चाय कॉफ़ी कोकोनट किसका। कोकोनट भैया होगा नहीं, कोकोनट का समझ ही रहे हो, कोस्टल एरिया पे होता है, लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है उसको। फिर उसके बाद काउस नट्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें देख लीजिए चाय है कि कॉफ़ी है, बात समझ रहे हो। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि मानीकरण, देखिए मानीकरण के बारे में पूछ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए इसने तो आंसर दे दिया है, और लेकिन ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग, थर्मल एनर्जी, पेपर इंडस्ट्री, बायो एनर्जी। तो आप मैप में जाइए, तो क्योंकि मानिकरण जो है ये एक तरह का हिंदू एंड सिख पिलग्रिम प्लेस भी है। दूसरी चीज़ यह भी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऐसा सिस्टम है कि हॉट वाटर स्प्रिंग होता है। तो अब आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना, मैप पे जाइए, मानीकरण के बारे में पता करिए क्या बोल रहा है। इनमें से कह रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है सबसे ज़्यादा जो कि बाउंड्री शेयर करता है स्टेट से, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम। आपको आइडेंटिफाई करना है। आप मैप उठाइए, उसमें उत्तर प्रदेश को देखिए कितने राज्य से बाउंड्री रखता है, देख लेते हैं। आपका
नॉर्थ वेस्ट चाहिए, उत्तराखंड लगेगा, राजस्थान लगेगा, हरियाणा लगेगा या नहीं लगेगा, दिल्ली लगेगा या नहीं लगेगा, एमपी लगेगा, बिहार लगेगा। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना, 5-6 से लगता है। ठीक है, तेलंगाना को देख सकते हो किससे लगता है, आंध्र प्रदेश से लगेगा, महाराष्ट्र से लगेगा, उड़ीसा से लगेगा, छत्तीसगढ़ किससे लगेगा के बारे में आप देख सकते हो। तो इस वजह से आप समझ रहे हो, इस हिसाब से आप जो है कि चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो। मैप उठाइए और कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, असम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हम देख लेते हैं। और इसके बाद कौन सा ज्योग्राफी का सवाल, मानिक नगर स्टेट 23, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेस इन इंडिया इज नो फॉर द एसोसिएटेड विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इनमें जो दिया गया इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा प्लेस। पहले सबसे पहले इसको मैप में मार्क करिए, फिर उसके बाद में इनका बालापुर, पिपरी, सिंदरी, मिट्टूर, इनके बारे में आपको करना है। मैप करिए, मैप के हिसाब से आप आ जाए। देखिए जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से यूनिवर्सल होता है। जियोग्राफी का मैपिंग का सवाल, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या गया, 24 लिस्ट है, ट्राइबल्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करती है, मुंडा, भील, जारवा। सबसे पहले देखिए कि आप इस रीजन को मार्क करिए कि कहाँ पे एरिया है, फिर वहाँ पे इनको जो कि आइडेंटिफाई करिए कि ये जो ट्राइबल्स हैं कहाँ पे पाई जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जारवा, फिर भील, मुंडा, गड्डी, ये कहाँ के ट्राइबल्स हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना। हिंट दे देना, जारवा आपकी अंडमान की है, ठीक है, अंडमान आइलैंड है, तो डी का दूसरा है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से है, कैसे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा ये देखिए बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इनमें से कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एरिया ऑफ द मराइन कोस्टल क्लाइमेट, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। तो सबसे पहले तो आपको मैप का पूरा क्लियर ज्ञान होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ पे, कौन सी एरिया किस तरफ पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मैपिंग, नॉट अदर पार्ट। पहले मैपिंग, फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे मराइन कोस्टल एरिया कहाँ पे है, कोस्टल टाइप ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है, डिस्कस करेंगे, धैर्य रखिएगा। हम एक एक पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशली आपका आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको आज पढ़ेंगे तो कल के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे कि क्या है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हड़प्पन बरियल रिचुअल के बारे में पूछ रहा है। बात समझ रहे हो, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, एग्रीकल्चर व्यवस्था कैसी थी। तो इस बारे में आपको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको आना चाहिए इनको लेके। फिर उसके बाद रुद्रमा देवी के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि ये क्या है, कैसे है, आपका एंशिएंट इंडिया से जो कि जोड़ करके आपको पूछा गया सवाल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते 28, बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन इन 1885। इसमें ये कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है, फिरोजा मेहता, दरबार नौरोजी, ए ओ ह्यूम, एम जी रनाडे, इनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो आप मत कर दीजिएगा कि ए एलन ऑक्टे ह्यूम थे, ये नहीं है। तो आप गूगल पे चाहिए, इसको सर्च करिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव जैसा देखा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 1882, अब आप कहेंगे कि इसमें बता नहीं रहे हो क्या, मैं ये बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ कि इसमें कौन बिलोंग करता है, मैं इसका बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। 82 में एक बिल आती है जिसको कहते हैं इल्बर्ट बिल। इसमें यह था कि जो वाइट लोग थे, वाइट लोग मीन्स जो गोरे लोग थे, अगर वो कोई क्राइम किए हैं, ठीक है, तो उनको ट्रायल के लिए अगर कोई इंडियन जज है तो उसकी कोर्ट में लाया जा सकता है। नहीं तो कहते हैं ना कि ब्लैक बर्डन या ऐसे करके,
तो उस कॉन्टेक्स्ट में लाया गया था, लेकिन इसको पास नहीं होने दिया गया। ठीक है, तो उसी के अपोजिशन में 85 में इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और यह भी बताना था लोगों को, पॉलिटिकली एक्टिव एंड मोटिवेट करना था लोगों का। बात समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आदिशक्ति नाथन, ये अलग चैप्टर बन जाता है। ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल है इंडियन नेशनल मूवमेंट को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के। ये पूछ रहा है 19 सेंचुरी में जब इंडिया अपने पीक पे था, मतलब पीक पे क्या था, अपनी इमर्जिंग स्थिति में था, तो उस समय किस तरह की चीज़ों से इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा था? पेंटिंग से, जो चलचित्र, मैगजीन, क्योंकि जब गांधी आते हैं, जो रिवोल्यूशनरी एंड एक्सट्रीमिस्ट लोग आते हैं, ये लोग तो उत्पाद ज़्यादा मचाते हैं ना, खून खराबा, डायरेक्ट एक्शन। नहीं तो उससे पहले 18-19 सेंचुरी में क्या था, लोग प्रे करते थे, मॉडरेट जो लोग थे ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करते थे, भैया ऐसा है कि आप हमें जो है कि गिला देना। ठीक है, तो गिला हमें जो है कि ये काम करिए, हमें ऐसे कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, ये करिए वो करिए। लेकिन चीज़ें बदल गई। रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प डेवलप सेंस नेशनल यूनिटी एमंग द पीपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर से। खाली सलाया ये क्या है? ठीक है, के बारे में पोच करिए, आप बताइए कि बाघ, पहली बात तो यही बताइए आप हमें, ये बाघ के कहाँ पे है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, या फिर इंडिया में है ही नहीं? इस बारे में आप करिए इनको, ये बताइए। तो अब बाघ केव के बारे में देखना, तो ये आपका एमपी में पड़ता है, वहाँ पे कुछ इस तरह के पेंटिंग्स डिपिक्ट की गई है। उसके बारे में पूछ रहा है कि वो है क्या, क्या एक डांस फॉर्म है, या फिर फोक क्लासिकल डांस फॉर्म है, या फोक है, या फिर उसके बाद जो कि थिएटर है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद जब देखिए भगवान शिव की जो मूर्ति दक्षिणा मूर्ति या साउथ फेस की तरह जो बैठे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं आप देख रहे हैं कि दक्षिण की तरफ भगवान शिव की मूर्ति अगर मिलती है, तो उसका इंडिकेटर क्या होता है? देखिए, जब कोई भी जो मूर्ति बनाई जाती थी या बनाई जाती है, आज भगवान राम की मूर्ति हो, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान जी, एक चीज को रिफ्लेक्ट करता है। भगवान बुद्ध का अगर आप मूर्ति देखेंगे, तो स्टैचू बना होता है, हर एरिया में अलग अलग तरीके का बना। कहीं पे उनके कान बहुत बड़े हैं, कहीं पे उनकी आँख खुली है, कहीं पे आधी आँख बंद है, कहीं पे एक हाथ उनका जमीन पे है और एक जो कि उनके पैर पे। तो ये ऐसे शौक नहीं है, वो कुछ इंडिकेट करता है। अब वैसे भगवान शिव की जो मूर्ति है, दक्षिणा मूर्ति मूर्ति फॉर्म ऑफ शिवा रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, आप करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ये जो कि डांस, सॉरी कहाँ गए, ये कॉस्मिक आंसर एंड द कॉन्स्टेंट वॉरियर, यूनिवर्सल टीचर, द लॉर्ड ऑफ द बेथ, इसको करना है। इसको 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, लास्ट मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, तो इसके बारे में आपका पूछा हुआ है कि क्या है। 1942 में हुआ था, ये लीडरलेस था, इसमें बहुत से ऐसे वुमेन्स लीडर थे, अंडरग्राउंड होकर के काम किया इन्होंने, और यही जो कि आज़ादी दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या है। इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग ग्राउंड कैन बी सैलरी अलाउंस ए पर्सन सर्विंग द स्टेट रिड्यूस। अब ये कह रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा ग्राउंड होता है जिसमें सैलरी अलाउंस पर्सन को सर्विंग इन द कनेक्शन विद अफेयर ऑफ द स्टेट रिड्यूस किया जा सकता है। जब मान लीजिए इंटरनल डिस्टर्बेंस, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ द पब्लिक मोरालिटी। एक पिन दीजिएगा हमें, ठीक है, हाथ में, ठीक है। तो अब इसके लिए आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन हमने भी जो है कि मिस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप कर सकते हो कि कब कंडीशन आता है, जब आपके सरकार के पास पैसा ही ना हो। और पैसा कब नहीं होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान।
ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी है। एक आती जो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंतर्गत, इंटरनल डिस्टरबेंस या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट्स मीन्स दैट कि 356 आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल डिग्रेशन पब्लिक मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? झंडा लेकर के खड़े हो जाइए, देश खतरे में है, पाकिस्तान अटैक करने वाला है, मोटिवेशन वैसे ही आ जाता है कि हम भारतीय हैं। आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, आज का भारत घर में घूस के मारता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। डिक्शनरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी है, आजकल यही चल रहा है ना। क्योंकि मैंने कहीं देखा तो डिक्शनरी ऑफ द मोदी एंड स्लोगन ऑफ द अपोजिशन लीडर। तो अब ये जुमला जो बोलते हैं तो लोग शायद सही बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हालांकि आप अगर उनके समर्थक होंगे तो हमें गलत मत समझिएगा। उनका तो मैं अप्रिसिएट करता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे शब्द लाते हैं। आज का भारत घर में घुस के मारता है, क्या पहले का भारत नहीं मारता था? भाई एक ही लड़ाई थी जिसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बाकी और लड़ाइयों में तुमने तो मुंह की उन लोगों को धूल चटा के मारे थे, वो अलग चीज़ है। जय जवान जय किसान, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे पावर ऑफ द राज्यसभा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। पावर और initiative in the money bill and declare subject of the state list subject international importance to impeach president। अब ये क्या कह रहा है? एक्सक्लूसिव पावर, एक विशेष पावर है उसके लिए। अब तो मनी बिल में तो जीरो हो जाता है भैया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दोनों लोगों का इक्वल है, तो अब तो कोई नहीं होगा या फिर ये हो जाएगा, आप देख सकते हो। क्योंकि राज्य सब्जेक्ट पे अगर लिस्ट बनाना है तो उसमें आपको राज्यसभा की सहमति लेनी बहुत ही जरूरी होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। इनमें आर्टिकल जो 1021 दिया गया है, 1021 जो दिया गया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि अगर किसी जो है कि आपका पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो कौन कर सकता है आर्टिकल 102 के अंतर्गत। बात समझ रहे हो? तो अब इसमें देखिए, तो आपको इसमें बताना है। और 191 जो आर्टिकल है को लेके, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में जो कि ऐड किया गया 10th शेड्यूल और आया राम गया राम की कहानी को लेके। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे कौन एक्शन ले सकता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ कमेटी ऑन पिटिशन ऑफ द राज्यसभा के बारे में पूछा। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पिटिशन कमेटी होती है, प्राक्कलन समिति होती है, सब करके इसमें पूछना है कितने लोगों का होना बड़ा जरूरी होता है। बड़ा ही छोटा सा सवाल है, इससे पहले भी कई बार सवाल पूछा गया था यूपीएससी आईएएस में और यूपी पीसीएस में भी, कि कब नीति आयोग जो है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लिया। हमें पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, 1952 में एक कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपका जो है कि 2015 के बाद इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करते हो, ये 1 जनवरी 1 से चलता है। इधर क्लियर? अब आगे आइए बात करते हैं। अब आगे आइए 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 वही एक सेकेंड। विच एवंग द फॉलोइंग लीगल मैक्सिमम मीन्स वी कमांड। अब देखिए पॉलिटी का सवाल है, वी कमांड। अब बहुत से लोग समझेंगे नहीं भैया इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देता है ना तो पढ़ा लिखा होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अब क्या करिएगा, सोशल मीडिया यूट्यूब पे लोग देख करके फॉर्म भर देते हैं, रोल नंबर नहीं खोज पाते हैं, ऐसे सवाल को तो उनको हवा नहीं लगेगा। वी कमांड, वी आर द बॉडी। बस समझ रहे हो? इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है कि पूछ रहा है। ये आपका आर्टिकल 32 के कॉन्टेक्स्ट में जो जो रीड्स होती है इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है,
तो आपको इसमें करना है हैबियस मैंडमस क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीज़ को लेकर के। बहुत छोटा सा सवाल एक और है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डोंट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने कई बार डिस्कस किया, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का देखते होंगे, पॉज करिए फिर कमेंट बॉक्स में डालिए कि किस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। मैं कई बार बताया था, भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी में 3 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और 5 में नहीं है। राज्य में आते हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे बाई कैमरल है। बाई कैमरल है मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जो यहाँ पूछ रहा है। और बचे हुए हैं रेस्ट, कितने बचेंगे? 22। 22 में ये यूनी कैमरल है। हम चाहें तो नाम भी बता दें, लेकिन नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते होंगे प्रॉपर, तभी का आप कर पाएंगे, नहीं तो आप यही देख करके भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप देखिए इसमें कौन से है, आप यस या नो में जवाब दीजिए कि आता या नहीं आता है। और ये भी बताइए कि आप हमारा लेक्चर पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं। बात समझ गए? अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करेंगे। इनमें कह रहा है करेक्ट 14 के बारे में, कौन सा करेक्ट नहीं है। आर्टिकल 14, हमें पता है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6, 7, 7 हैं। मैं कहूँ, आप कहेंगे कि नहीं 6 हैं, तो हम कहेंगे हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। जब संविधान बना था तो उस समय टोटल 7 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट है, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, उसको ले जाके 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट हैं, जो आर्टिकल 14 से लेकर के आपका 18 तक था, इक्वलिटी की बात करता है। तो इसमें है, इसमें कहा जाता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑन द लॉ। अंबानी हो चाहे रिक्शा वाला, सबको प्रोटेक्शन दिया गया। अब ये कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटेड सिटीजन ओनली सिटीजन। देखिए फंडामेंटल राइट जो है हमारा, जो है वो कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट है जो केवल इंडियंस के लिए है, बट आर्टिकल 14 केवल इंडियंस के लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के लोग हैं उनको बोला जाता है भैया कि आपको कानून के समक्ष ये रखा गया है कि आप एक शादी करिए, और विदेशी आता तो वो कह देगा 2 कर लेंगे हम। ऐसा थोड़ी है, कानून के समक्ष सभी लोग अधिकार। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं वो इंडियंस को दिए गए, कुछ ऐसे हैं जो इंडियंस प्लस फॉरेनर को भी दिए गए। हम अलग से डिस्कस जरूर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन द ह्यूमन राइट स्टेट एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको अगर आएगा तो कर लेना, नहीं तो मत कर। अब देखिए जो हमारा 8वां शेड्यूल है, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, 4 और जोड़े गए। कौन? 9, 10, 11 एंड 12 शेड्यूल को, ठीक है। इसमें कह रहा है इनमें कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि सॉरी शेड्यूल में कौन सा ऐसा लैंग्वेज है कि इसमें शामिल नहीं है। हमारे संविधान में जब बना था तो 14 लैंग्वेज थी, बट ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम एट प्रेजेंट 22 भाषा है। उनमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं, बोडो, मैथी, संथाली, द लद्दाखी। अब आपको करना है, कैसे करना है अब वो आप जाने, क्योंकि हम अलग से जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे पहले फिर कमेंट डालेंगे तभी जो कि आगे हम करेंगे। ये हालांकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कहाँ तक चलेंगे। हमने 42 तक, 43, 44 कर लिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 45। अब देखिए हम अपने लेक्चर को यहीं करेंगे स्टॉप। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 61 को जो है कि क्वेश्चन नंबर से, राइट। तो इस लेक्चर में इतना रहेगा, और ये सभी के लिए था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। तो आज की क्लास भी यही बंद होती है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग।